नमस्कार दोस्तों, नील युग संरचना में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11। हमारा सब्जेक्ट है भूगोल और जो हमारे टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी टेक्स्ट में दिए हुए पाठ नंबर 8 है जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। उसी पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं और आज इसी वीडियो में लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है? तो देखिए, वायुमंडल में अनेक महत्वपूर्ण गैस पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यह जीवदायिनी गैस मानी गई है क्योंकि इनके बिना हम श्वास नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य भी करती है। दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा परावर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन में पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। अब देखिए सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है। यह गैस पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए सवाल नंबर 2, तो क्षोभमंडल को जीवदायिनी परत क्यों कहा जाता है? तो देखिए उनका आंसर क्या है। क्षोभमंडल को जीवदायिनी परत इसलिए समझा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं इस परत में होती हैं। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली चमकना व बादलों का बनना आदि मौसम संबंधित समस्त घटनाएं इसी परत में होती हैं। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है? देखिए उनका आंसर क्या है। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, दुए की कालिक राख तथा उल्कापात के कण सम्मिलित हैं। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रताग्राही केंद्र बन जाते हैं जिन पर वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्यताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल तथा नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? तो देखिए उसका आंसर क्या है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर चलने वाली संवहन धाराएं हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे संवहन क्षेत्र भी कहते हैं। क्षोभमंडल की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 है, क्षोभमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, संघनन आदि घटित होती है। दूसरा पॉइंट है, यह परत सबसे संघनन परत है। तीसरा पॉइंट है, इसी परत में धूलकण तथा जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5, मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका आंसर क्या है। मौसम, तो मौसम में तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति आदि तत्वों को औसत छोटी समय अवधि तथा छोटे क्षेत्र के लिए ज्ञात करना मौसम कहलाता है। जलवायु, तो जलवायु में मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि तथा बड़े क्षेत्र के लिए ज्ञात करना जलवायु कहलाता है। सवाल नंबर 6, एरोसोल्स से क्या तात्पर्य है? तो वायुमंडल में जलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जेनोन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ऑर्गन तथा बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल्स कहलाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, वायुमंडल के संगठन की संक्षेप में व्याख्या करें। तो देखिए उसका उत्तर, वायुमंडल मुख्यतः गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। गैसें, वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग नाइट्रोजन,
एवं ऑक्सीजन से युक्त है। इससे अतिरिक्त मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एवं ओजोन आदि हैं। सभी गैसों का महत्व है। ये गैसें जिस निश्चित अनुपात में है वह बना रहना चाहिए। जल वाष्प, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है। जल वाष्प सूर्यताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह यह पृथ्वी को अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा होने से बचाती है। धूलकण, धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सवाल। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और लास्ट में, अब तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।